હોસ્પિટલ રાજકોટના આઈપીડી ઇમરજન્સી અને ટ્રોમા વિભાગ શરૂ થવાની આતુરતાનો અંત આવી રહ્યો છે। તારીખ 25 ફેબ્રુઆરીને રવિવારના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે એમ્સ હોસ્પિટલ રાજકોટનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે। લોકાર્પણ બાદ આઈપીડી ઇમરજન્સી ટ્રોમા વિભાગના સંપૂર્ણપણે કાર્યાત્મક 250 બેડની સુવિધાઓ પ્રજાહિત માટે ખુલ્લી મૂકવામાં આવશે। 250 બેડની ઇન્ડોર સુવિધા દર્દીઓ માટે શરૂ કરવામાં આવશે અને ઓપીડી વિભાગના 14 ક્લિનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ જેવા કે મેડિસિન, સર્જરી, ગાયનેક, ઈએનડી, ડેન્ટલ, પલ્મોનોલોજી, ચામડી વિભાગ સહિતના મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટના તમામ વિભાગો પ્રથમ તબક્કામાં આઈપીડીમાં શરૂ કરવામાં આવશે। રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રના લોકોના આરોગ્ય સંભાળની સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ એમ્સ હોસ્પિટલ રાજકોટનું થોડા જ દિવસોમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે ઉદ્ઘાટન થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે આઈપીડી વિભાગ શરૂ થશે, ઇમરજન્સી વિભાગ શરૂ થવાનું છે। મારી સાથે અત્યારે એમ્સના ડાયરેક્ટર સીડી કચોટ જોડાઈ ગયા છે, એમની પાસેથી આપણે જાણીશું। સર, जो राजकोट और सौराष्ट्र के लोगों को सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है आरोग्य की, उसके लिए पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई, क्या कहना चाहेंगे? यस, आप सभी लोगों के सहयोग से और हमारे कर्मचारियों के सहयोग से, हमारे मंत्रालय के सहयोग से आज हमें गर्व है ये बताते हुए कि थोड़े ही समय में हम 250 बेड की इंडोर फैसिलिटीज़ मरीजों के लिए शुरू करने जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को फरवरी को जैसे ही इसका लोकार्पण करेंगे, उसके शीघ्र थोड़े दिन के अंदर हम मरीजों को ये फैसिलिटी खोल देंगे। कचोट सर, आईपीडी विभाग के अंदर क्या क्या सहूलतें लोगों को मिलने वाली है? यस, हमारी जैसे आपने देखा, हमारी ओपीडी में 14 क्लिनिकल डिपार्टमेंट काम कर रही हैं। यही 14 क्लिनिकल डिपार्टमेंट हमारी आईपीडी की सर्विसेज देंगी। ये अभी हम सुपर स्पेशलिटी की तरफ नहीं गए, क्योंकि ये हर चीज़ फेज में होती है। मल्टी स्पेशलिटी सारी डिपार्टमेंट हमारी हैं। मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, आई, ईएनटी, डेंटल, पल्मोनोलॉजी, स्किन एंड ऑल सारी की सारी डिपार्टमेंट हमारे पास हैं। और बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर्स की सिलेक्शन हुई है पान इंडिया से, और वो क्लिनिकल जो डिपार्टमेंट चला रहे हैं, ओपीडी जो चला रहे हैं, उसमें आपने देखा कि हमने 50 ओपीडी से शुरू किया था पर डे, और आजकल हम 500 से 600 पर डे ओपीडी देख रहे हैं। तो इसी तरीके से कई बार ऐसा डॉक्टर को भी ठीक नहीं लगता कि मरीज़ को एडमिशन चाहिए, बट हमारे पास अभी सुविधा नहीं है, तो हम अपनी एम्बुलेंस में बिठा के दूसरी जगह उनको भेजते हैं। बट आगे से अभी ऐसा नहीं होगा, बहुत ही शीघ्र जो भी मरीज़ आएगा वो हमारे पास ही एडमिट होगा, और बहुत ही निम्न हमने इसका शुल्क रखा हुआ है, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे इंडोर का हो, चाहे कुछ भी हो, और सब मरीजों को इसकी सहूलियत अभी जल्दी मिलने जा रही है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी एम्स एक पहली एम्स है जिसके 3 साल के अंदर हमने 6 महीने के अंदर ओपीडी चला दी थी, और 3 साल के अंदर हमने 250 बेड का अस्पताल शुरू करने का निर्णय लिया, और हम उसमें कामयाब होने जा रहे हैं। कोई भी एम आप पीछे देखो तो हर कोई एम 50 बेड, 60 बेड और उस तरीके से आगे बढ़ती है। हमने एक ही गो में 250 बेड, और वो भी पूरे फंक्शनल बेड जिनकी सर्विसेज सारी की सारी हमारे पास अभी तैयार हैं। तो हमें खुद गर्व होता है कि 250 बेड की आईपीडी चलाना, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से भी बहुत बड़ा कार्य होता है। तो उसको हम करके, और लोकार्पण जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको करेंगे, हम ये सर्विसेज पूरे के पूरे सौराष्ट्र के लिए और पूरे गुजरात के लिए और पूरे देश के लिए खोल देंगे। एम्स राजकोट में सेवा पूरी पाडवा माटे पान इंडियामांथी निष्णांत तबीबोनी पसंदगी करवामां आवी छे। एम्स राजकोट में 50 ની ઓપીડી થી શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। આજ રોજની વાત કરીએ તો 500 થી 600 ઓપીડી થઈ રહી છે। નહીવત ખર્ચે દર્દીને નિદાન અને સારવાર આઈપીડીમાં પૂરું પાડવામાં આવશે, તથા ઇમરજન્સી અને ટ્રોમા વિભાગમાં સંપૂર્ણપણે કાર્યાત્મક 40 થી બેડ શરૂ થયા છે। આઈસીયુ વિભાગની જેમ જ એચડીયુ વિભાગ બનાવવામાં આવ્યો છે, અને આઈસીયુમાંથી દર્દીની તબિયત સ્વસ્થ થતાં એચડીયુ વિભાગમાં દર્દીને ખસેડવામાં આવશે।
દર્દીની તબિયતને અને કન્ડિશનની પ્રમાણે જ બેડની સારવાર પણ તેમને મળશે. फेज़ वाइज सब काम हो रहा है. फर्स्ट फेज़ में अभी आईपीडी के अंदर इमरजेंसी विभाग के अंदर और आईपीडी विभाग के अंदर कितने बेड्स है जो शुरू हो गए, और आईसीयू विभाग में भी बहुत बढ़िया बेड्स है आईसीयू का, उसके बारे में कुछ बताइए. यस, आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखा होगा, सबसे पहले हमारा इमरजेंसी और ट्रॉमा के 15 बेड लगे हुए हैं जिसमें सारे इक्विपमेंट्स हैं, पूरी सर्विसेज हैं, पूरी फुली फंक्शनल. उसके आगे आप चले जाइए, उसको हमने एचडीयू बनाया है, जो हाई डेंसिटी यूनिट, जो आईसीयू के बराबर ही होती है. जो मरीज़ वहाँ से थोड़ा ठीक हो जाएगा हम उसको पहले उधर शिफ्ट करेंगे. उसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर पे देखोगे, वहाँ पे हमने बाकी मेल फीमेल सर्जिकल मेडिकल गायनी सब तरीके के वार्ड बनाए हुए हैं. तो जब वो एचडीयू से मरीज़ बाहर जाएगा तो वो फर्स्ट फ्लोर पे जाके उसको उचित वार्ड में रखा जाएगा. तो इमरजेंसी और ट्रॉमा में सबसे पहले मरीज़ सीरियस आएगा, सब इक्विपमेंट वहाँ पे उसको देखा जाएगा कि इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना है, लिवर रूम में लेके जाना है, आई में भेजना है, या ईएनटी ने देखना है, या किस डिपार्टमेंट ने इसको देखना है. तो वो वहाँ पे डिसाइड हो जाएगा. ये वो बहुत सीरियस मरीज़ है तो उसको उसी तरीके से जो भी सुविधा चाहिए होती है, किसी को सीपीआर चाहिए, किसी को वेंटिलेटर चाहिए, तो वो उधर ही पहले कर दिया जाएगा. उसके बाद उसको आगे देखा जाएगा उसकी कंडीशन के हिसाब से. कचोट सर, ऑपरेशन थिएटर बहुत ही बढ़िया. कहते हैं ना कि राजकोट के अंदर आपने ये जो सहूलत दी है लोगों को, ऑपरेशन थिएटर को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे लिए टोटल एम्स में 750 बेड्स की एम्स बनेगी. उसमें 24 ऑपरेशन थिएटर हमें लागू हैं. उसमें से आज की डेट में हमने 4 मेजर ओटी, 1 लेबर रूम और 2 माइनर ऑपरेशन थिएटर वो हमने पूरे फंक्शनल कर दिए हैं. और उनमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लगाया है, आपने देखा भी होगा. और इसको हम मॉड्यूलर ओटी कहते हैं. और जैसे जैसे ये कार्यान्वित होंगे, इनमें सर्जरी होने लगेंगी, इनमें और सुधार होगा आगे चल के. तो आज की डेट में हमारे 4 मेजर ओटीज हैं ऑपरेशन थिएटर्स. आजकल सभी लोगों को डायग्नोस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है तो वो होता है टेस्टिंग, रिपोर्ट्स, लैब वगैरह. तो यहाँ पर लेबोरेटरीज भी बहुत ही अद्यतन टेक्नोलॉजी से सुसज्ज हो चुकी है. लैब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मरीज को सहूलियत मिले इसके लिए हमने क्या किया, एक इंटेग्रेटेड लैब सर्विसेज इकट्ठा कर दिया. नॉर्मली क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी अलग होती है, पैथोलॉजी अलग होती है, बायोकेमिस्ट्री अलग होती है. हमने इनको अंडर वन रूफ इंटेग्रेटेड लैब सर्विसेज करके, आपने देखा होगा लेफ्ट साइड पे आप जाएंगे, वहाँ पे हमारी पूरी की पूरी लैब्स ही हैं. तो सबसे पहला कदम कि एक विंडो के अंदर सब कुछ मरीजों को सहूलियत मिले, उनको बार बार माइक्रोबायोलॉजी के लिए उधर नहीं जाना पड़े, वो सैंपल देने उधर नहीं जाना पड़े. तो हमने उसको पूरा इंटेग्रेट कर दिया. दूसरा, हमने स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जिनसे कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं हो, पूरे के पूरे टेस्ट उन इक्विपमेंट के थ्रू होंगे. मरीज को नहीं जाना पड़ेगा. अंडर वन रूफ ये सारे के सारे तीनों लैब के टेस्ट वहाँ पे होंगे. अभी इन टेस्ट, जो भी टेस्ट होंगे, इनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हमने नेशनल बोर्ड ऑफ लैब एक्रेडिटेशन से भी लेवल 1 का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे. और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि हमारी एम्स पहली एम्स होगी जिसको इतनी यंग स्टेज में BRDL लैब सैंक्शन हो गई, उसका काम शुरू होने वाला है. बायो सेफ्टी लैब लेवल 3 जो गुजरात में कहीं नहीं है, वो हमें सैंक्शन हो गई 17 करोड़ की. वन हेल्थ का प्रोजेक्ट ICMR ने हमारे लिए सैंक्शन कर दिया इतने छोटे से टाइम में. वो कहीं अभी तक दूसरी जगह पे इतनी जल्दी सैंक्शन नहीं होता. या किसी बड़ी एम्स को जो हो गई होती है उसको सैंक्शन होता है, वो हमने सैंक्शन करवा लिया. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो दिखाती हैं, और ऊपर वाले लोग भी देखते हैं कि यार इनको सैंक्शन कर दो, ये इसको कार्यान्वित करेंगे. तो हमारी इतनी अच्छी टीम है कि देखो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमें सैंक्शन हो रहे हैं. और एक और नई चीज़ हमारी अभीम के अंदर आ रही है, कंटेनर मोबाइल हॉस्पिटल. तो वो भी, उसका भी पूरा कार्य चल रहा है हमारी तरफ से. और वो ये होगा कि वो हमारे पास यहाँ पे उसमें 30-40 कंटेनर्स होंगे और उसमें मोबाइल ऑपरेशन थिएटर, मोबाइल डेंटल सर्विसेज, मोबाइल अदर ओपीडी सर्विसेज, और इमीडिएट मूवमेंट अगर कहीं पे डिजास्टर हो जाता है तो मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल भी आज की डेट में सिर्फ 2 एम्स को सैंक्शन हुआ है, एम्स राजकोट और एम्स भुवनेश्वर.
तो वो भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम इस सारे चीज़ को साथ में लेके चल रहे हैं। और ये मुझे ऐसे लगता है कि विश्वास की ही बात होती है कि एम्स राजकोट पे भी अब हमारी हायर अथॉरिटी को विश्वास आ गया है कि अगर इनको ये काम देंगे तो ये करके दिखाएंगे। રેડિયોલોજીમાં જે સુવિધાઓ હોય છે તે એમ્સ રાજકોટમાં તમામ સુવિધાઓ સંપૂર્ણપણે કાર્યાત્મક છે. 3 ટેસ્લાનું MRI, DSL મશીન, DSR, પોર્ટેબલ લક્ઝરી અલ્ટ્રાસાઉન્ડ મશીન આ તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. થોડા જ સમયમાં 265નું સ્લાઇસનું સિટી સ્કેન મશીન એમ્સ રાજકોટમાં વસાવવામાં આવશે. સિટી સ્કેનની સુવિધા લોકોને તાત્કાલિક મળે તે માટેના પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે. जिस तरह से बीमारियाँ बढ़ रही है उसमें लेबोरेटरी के साथ साथ एक एमआरआई की भी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है. जो एमआरआई है वो सचोट निदान करवाता है. आज एमआरआई भी शुरू हो चुका है एम्स में, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ा अचीवमेंट. देखो, आजकल डायग्नोस्टिक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अच्छे डॉक्टर, काबिल डॉक्टर का होना. हमारे पास आज की डेट में रेडियोलॉजी में जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो एमआरआई हो गया या डीएसआर हो गया या पोर्टेबल एक्सरे हो गया या अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई, ये सारे के सारा उपलब्ध है. कुछ ही समय की बात है, हमारे पास 256 स्लाइस सीटी स्कैन भी आ जाएगा जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है. और इसकी सुविधाएं जब हम मरीजों को देंगे तो मुझे लगता है मरीज से ज़्यादा हमें खुशी होगी. हम पूरी कोशिश में कि जल्दी से जल्दी हमारा 256 स्लाइस सीटी जो है वो भी यहाँ पे इसके साथ में इंस्टॉल हो जाए. एमआरआई सर्विसेज तो आपने देखा हमने शुरू कर ही दी हैं. 3 टेस्ला का एमआरआई हमारे पास है और स्टेट ऑफ द आर्ट 4D हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन है. डिजिटल एक्सरे वहाँ पे आ गया है. और ये जो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे होता है, ये यहाँ पे आप एक्सरे लीजिए, हर वार्ड में जाइए, वो एक्सरे आपको जूम पे अवेलेबल हो जाएगा. सर, शुरुआत जब हो ही रही है तो लोगों को किस तरह से अभी यहाँ पर व्यवस्था मिलेगी, किस तरह से कर्मचारियों का वर्क रहेगा? कहते हैं ना कि सिक्योरिटी से लेके सब किस तरह से हैंडल कर पाएंगे आप? ये सिस्टम पूरे का पूरा पहले ही हमारे प्लेस में है. जैसे हम ओपीडी चला रहे हैं, मरीज आता है, अपनी रजिस्ट्रेशन करता है. मरीज को ये भी सहूलियत है कि वो हमारी ऐप एम्स राजकोट स्वास्थ्य ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करिए, घर से बैठ के अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए. 10 रुपये लगते हैं, वो 1 साल तक अवेलेबल आपकी रहती है. उसके बाद जिस स्पेशलिस्ट के पास जाना आपने जाइए. जो इंडोर फैसिलिटी होगी इसके लिए हमारा HMIS का जो सिस्टम है वो CDAC वाले आके पहले ही हमारी ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं. तो हर वार्ड में, हर रिसेप्शन में हमारा जो कंप्यूटर होगा, जब उसकी एंट्री होगी मरीज की, वो सबको विजिबल होगी. और उसी के हिसाब से वहाँ पे उनकी दवाइयाँ जो प्रिस्क्राइब होंगी, उसका जो रेट लगेगा, उसका जो भी खर्चा होगा, वो सब का सब कंप्यूटराइज होगा. टोटल विल बी पेपरलेस. तो मरीज को कोई असुविधा नहीं होने वाली बात है. पहले तो मरीज को, जो भी मरीज आया, अगर वो बुरी हालत में है तो पहले हम उसको लेके जाएंगे अंदर. कागजी कार्रवाई बाद में होती रहेगी. ये हमने सबको बता दिया कि ये नहीं है कि पहले आप स्लिप बनाओ और उसके बाद फिर अंदर घुसो, वैसा नहीं है. मरीज आया है, सबसे पहले बेड पे लेटेगा, फिर डॉक्टर उसको देखेगा, फिर बोलेगा हाँ घर जाना है, तो भाई दवाई लिख दी, अभी जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और घर जाइए. एडमिट होना है, वो कागज़ पे लिख के देगा, वो दूसरा उसका अटेंडेंट जाएगा वहाँ पे HMIS में जाके अपनी एंट्री करवाएगा और वो अपने वार्ड में जाएगा. तो वो पूरी प्रैक्टिस जो है वो हमने OPD में कर ली थी. और IPD में जाते हुए आपने देखा होगा कि वहाँ पे पहले ही मैंने लोग बिठा दिए हुए हैं, वो डे बाई डे इसी प्रैक्टिस को सीख रहे हैं और कर रहे हैं, ताकि मरीज को सहूलियत हो, उसको बेचारे को घूमना नहीं पड़े कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ. हमारे वहाँ पे पूरा वो टैग लगा के हमारे मरीज मित्र जो होते हैं वो भी वहाँ पे खड़े होंगे, मरीजों को रास्ता दिखाएंगे. यहाँ पे MRI होगा, यहाँ पे लैब फैसिलिटी है, यहाँ पे एक्सरे करवाइए, यहाँ पे इस OPD में जाइए. वो सारे का सारा हमने पहले ही पूरा प्लान करा हुआ. હાર્ટ એટેકને રોક લગાવવા એમ્સ રાજકોટે લોક ભાગીદારી કરી વખતો વખત કેમ્પ યોજાયા છે. એમ્સના તબીબો દ્વારા લોકોને જાગૃત કરવામાં આવ્યા છે અને જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરવાના પણ સૂચનો કરવામાં આવ્યા છે. હૃદય હુમલાને ઓળખવા એમ્સ રાજકોટમાં કાર્ડિયોપ્લોમનરી એક્સરસાઇઝ ટેસ્ટ મશીન છે, જેમાં લંગ્સ અને હૃદયને તપાસવામાં આવે છે. आज जो सबसे ज़्यादा लोगों में डर का माहौल करके रखा है वो है हार्ट अटैक. हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आपने रोज़ बरोज़ देखते हैं न्यूज़ में भी. सर, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक आज आ रहा है. एम्स के अंदर हार्ट को लेके लोगों के हार्ट की किस तरह से तकेदारी रखी जाएगी? यस, देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ रही हैं. जो हार्ट अटैक बुजुर्ग आदमी में होता था वो आजकल यंग आदमी में हो रहा है.
सरकार ने पूरा संज्ञान लिया है इसका, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए जो लोगों में अवेयरनेस पहुंचानी है, उसके लिए प्रोएक्टिवली होके एम्स ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमने कैंप किए हैं, हमारे डॉक्टर्स बाहर गए हैं, उन्होंने पूरी एनसीडीज़ के लिए लोगों को बताया है कि अपना लाइफस्टाइल ऐसे करिए, लाइफस्टाइल चेंज करिए, इस समय पे ये जांच करवाइए। और यहाँ पे हार्ट अटैक को अगर देखा जाए तो मेरे पास आज की डेट में ईसीजी तो हर जगह होता है, मेरे पास कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्ट की मशीन पड़ी है जिसमें लंग्स और हार्ट दोनों को आप चेक कर सकते हैं, जो हमने 1 साल हो गया इंस्टॉल किए हुए, कई लोगों को उसका फ़ायदा मिला है। दूसरा मेरे पास ट्रेडमिल टेस्ट है, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। इन दोनों चीज़ों से आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हो हार्ट का। और हार्ट की बीमारी क्यों ज़्यादा हो रही है, मेरी समझ में ये लगता है कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है। आजकल हम पैदल चलना नहीं चाहते, आजकल हम अपने खान पीन का ध्यान नहीं रखते, हमारी अपनी नींद का ध्यान नहीं रखते, और बहुत सारी चीज़ें, और स्ट्रेस इतना लाइफ में आ गया है कि वो इट्सेल्फ इन बीमारियों की तरफ लेके जाता है हमें। तो ये सारी चीज़ें देख के एम्स को पूरी तरह इसके लिए सजग है, और हम कैंप लगाते हैं। और मरीज को, ऐसा कोई मरीज आता है जो ज़्यादा स्ट्रेस में है या जिस पे शक होता है कि इसको ये डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या यंग एज में डायबिटीज़ हाइपरटेंशन हो गई है, तो उसको हम बोलते हैं भैया ये टेस्ट कर ले, तू ट्रेडमिल भी कर ले, सीपीटी दोनों में से कर ले, लंग्स भी देख लेते हैं तेरा। अंत में न्यूरो में आजकल जो दिखाई दे रहा है, ब्रेन स्ट्रोक के भी बहुत सारी आ रहे हैं सामने केसेस, उसका यहाँ पर किस तरह से इलाज रहेगा? बिल्कुल ठीक बताए आप। देखो, मैंने पहले बताया था आपको कि हम मल्टी सुपर स्पेशलिटी पे अभी नहीं गए हैं, बट कार्डियोलॉजी ले लो, न्यूरोलॉजी ले लो, गैस्ट्रोंटोलॉजी ले लो, जो हमारे जनरल फिजिशियन हैं, जो कॉमन डिजीज़ हैं वो उनमें ट्रेंड है पूरे। स्ट्रोक एक कितनी कॉमन चीज़ है कि एक एमबीबीएस का डॉक्टर भी इसको ट्रीट करने में और डायग्नोस करने में ट्रेंड होता है। तो उसके लिए मैं नहीं समझता कि आज की डेट में हमें न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन को रखने का इधर सबसे पहले होना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे अपने जो अभी के डॉक्टर्स हैं वो भी उसको डायग्नोज और ट्रीट कर सकते हैं। तो आस्ते आस्ते जब ये सेंटर्स आएगा तो हमारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट खुलेंगे पहले, जिसमें न्यूरो साइंसिस का सेंटर होगा, जिसमें न्यूरो फिजिशियन भी होगा, न्यूरो सर्जन भी होगा, गैस्ट्रोंटोलॉजी का गैस्ट्रो फिजिशियन भी होगा, जीआई सर्जन भी होगा, उसी तरह कार्डियक सर्जन भी होगा, कार्डियक फिजिशियन भी होगा। उसके बाद जब ये डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हो जाएंगी तो हम इनको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में लेके जाएंगे। वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो होगा वो दैट विल बी द डेड एंड, कि उसके आगे कुछ नहीं है। अगर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में ट्रीटमेंट हो गई तो हो गई, उसके आगे आप हॉस्टन में चले जाइए, मैं वाशिंगटन डीसी में चले जाइए, यूरोप में कहीं अच्छे अस्पताल में चले जाइए, उसको वो स्टेज अभी आने में टाइम लगेगा। हमने पहली फेज इतनी जल्दी शुरू कर दी, मुझे इस पर गर्व फील होता है। हम 8 या 10 महीने के अंदर सुपर स्पेशलिटी भी शुरू कर देंगे, ये मेरा वायदा रहा। और उसके बाद फिर हमारा फोकस होगा कि उन्हीं सुपर स्पेशलिटी को इतना डिवाइस और डेवलप करिए कि वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की तरफ बढ़े। जैसे मेरी अपनी डिपार्टमेंट है पल्मोनोलॉजी, मैंने उस डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश कर दिया, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट उसमें लगाए, मरीजों को पूरी सहूलियत दे रहे हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि हम उसको सबसे पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मैं अपनी डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी में बनाऊं, और उसके लिए हम बिल्कुल अग्रसर हैं। સંપૂર્ણ એમ્સ રાજકોટ 750 બેડથી નિર્માણધીન થશે અને 24 ઓપરેશન થિયેટર લાગુ કરવામાં આવશે। પ્રથમ તબક્કામાં 4 મેજર ઓપરેશન થિયેટર શરૂ કર્યા છે અને એમ્સમાં અલગ અલગ બિલ્ડિંગ નિર્માણ કાર્યો હજુ શરૂ છે। રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રના લોકો એમ્સના ડાયરેક્ટર અને કર્મચારીઓ પોતાનું સૌભાગ્ય માને છે કે એમ્સ હોસ્પિટલ રાજકોટને મળી છે। हम तो चाहते हैं कि फुल फ्लेज में एम्स शुरू हो, लाखों लोगों को यहाँ से अच्छा होके जाना है। दर्दी के लिए सबसे बड़ी सरकार की ये योजना है, फुल फ्लेज में कब शुरू होगी? देखो, बिल्डिंग बन रही है, आपने देखा अलग अलग हिस्से हैं बिल्डिंग के। आयुष ब्लॉक है, 5 टावर हमारे आईपीडी के हैं, उसके पीछे आपने देखा हमारा एकेडमिक ब्लॉक है, फिर नर्सिंग कॉलेज भी उसी के अंदर है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, बायोमेडिकल बेस्ड है, मॉर्चरी है, और पीछे हॉस्टल्स हैं हमारे। फुल फ्लेज अगर आज की डेट में जो मैं डेट देता हूँ वो डेट होती है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो मुझे डेट देती है। उन्होंने मेरे को जून की डेट दी है कि सर जून में सब तैयार हो जाएगा, तो मैं वही डेट बोलूँगा।
और इस पे मैं अपनी राय दूंगा तो वो फिर नाराज़ हो जाएंगे कि सर हमने जून बोला, आपने दिसंबर क्यों बोल दिया। तो मुझे लगता है कि पूरी उम्मीद है कि जून तक वो हमें पूरी एम्स तैयार करके दे देंगे, और जैसे जून में वो पूरी एम्स हमें तैयार होगी, हम अपनी सुपर स्पेशलिटीज़ फेज़ 2 में चले जाएंगे। सर 25 को जब इनॉग्रेशन हो रहा है, लोगों को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ सौराष्ट्र के लोगों का इतना सौभाग्य है, और मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजकोट को चुना, एम्स को चुना, कि वहाँ आके पूरे देश के कम से कम 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं हम। उसमें 5 और एम्स हैं, वो भी यहीं से इनॉग्रेट होंगी। कुछ एक मेडिकल कॉलेज हैं, कुछ एक और अभीम के प्रोजेक्ट हैं, और मैं ये बता दूं कम से कम 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी राजकोट से पान इंडिया के लिए इनॉग्रेट करेंगे। इससे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए, पूरे सौराष्ट्र जन के लिए और राजकोट के लिए तो पूछिए ही मत, सबके लिए है, बट मुझे भी बहुत गर्व है इस चीज़ का। વડાપ્રધાનના હસ્તે જ્યારે ઇનોગ્રેશન થવા જઈ રહ્યું છે અને લોકોને કહેવાય ને આરોગ્યની ખૂબ મોટી સવલત મળી રહેવાની છે, ત્યારે વધુને વધુ લોકોને સવલત પૂરી પાડવા એમ્સના ડાયરેક્ટર સીડી કટોચે કમર કસી છે, અને આવનારા દિવસોમાં મલ્ટી સ્પેશિયલથી લઈ સુપર સ્પેશિયલ સુધીની પણ લોકોને સારવાર મળી રહેશે તેવી અહીં તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. કેમેરા પર્સન નિશિત ગઢિયા સાથે પ્રતિપાલ સિંહ ઝાલા, અબ તક ચેનલ, રાજકોટ.